अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? तो इंशाल्लाह आज हम लोग रीनल सिस्टम के अंदर रीनल ट्रॉमा को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो आपका टॉपिक है, ये वहाब डोगर जो सर्जरी की बुक है सिस्टेमिक सर्जरी, उससे जो है ना वो कवर होगा इंशाल्लाह। लेक्चर के बाद जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आई होप कि आपको कोई भी उसमें ना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपके पास रीनल ट्रोमा क्या होता है? देखिए, रीनल ट्रोमा का मतलब यह है कि एक बंदा है, उसकी जो है ना वो किडनी की इंजरी हुई है, उसको हम लोग रीनल ट्रोमा बोलते होते हैं। अब हमें पता है जो किडनी की इंजरी है वो कैसे हो सकती है। जहरी बात है, कोई ना कोई पेट को जो है ना वो इंजरी होगी, जिसको आप लोग एब्डोमिनल ट्रोमा बोलते हो। तो पेट की जितनी भी इंजरीज होती है ना, उसमें जो ज्यादा कॉमन इंजर्ड होता है ना, वो हमारी स्प्लीन होती है, लिवर होता है। ये मोस्ट कॉमन जो है ना वो इंजर्ड ऑर्गन है एब्डोमिनल ट्रोमा के अंदर। लेकिन क्योंकि एब्डोमेन के अंदर आपकी किडनी भी प्रेजेंट है, तो बाज दफा क्या होता है 10% किडनीज का भी डैमेज हो जाता है। तो अगर वैसे एग्जाम में क्वेश्चन है ना कि मोस्ट कॉमन कौन से ऑर्गन्स है जो एब्डोमिनल ट्रोमा के अंदर इंजर्ड होते हैं, तो स्प्लीन को लाजमी देखना है। अगर लेफ्ट की बात की जाए, राइट के अंदर आपका लिवर आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो इंजरीज होती हैं, मतलब जो हमने पढ़ा कि ट्रोमा होता है, ये ट्रोमा किस वजह से होता है? 99% जो काजेज होती है ना, उसके अंदर बेसिकली ब्लंट ट्रोमा होता है। ब्लंट ट्रोमा का मतलब है यार कि आपको किसी ने मुक्का मार दिया, ठीक है। ठीक है, डायरेक्टली आपको कोई बंदा है, उसने आपको हिट किया, उसको ब्लंट ट्रोमा बोलते हैं। या आपका रोड साइड जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। उसमें भी तो जहरी बात है ना, अगर आप रोड के ऊपर गिरे हैं, हो सकता है आपको कहीं पे चोट लगी हो या कोई चीज आपको जो है ना वो डायरेक्टली उसने आपके एब्डोमेन को हिट किया हो। फिर इसी तरह आपकी पेनिट्रेटिंग इंजरी है। पेनिट्रेटिंग इंजरी का मतलब ये है कि इसने, मतलब जो इसमें चीज थी वो आपके पेट के अंदर पेनिट्रेट कर गया। लाइक जिस तरह गन शूट है, कुछ स्टैब है, कोई आके चाकू मार दे, ठीक है, कोई फायर कर दे, तो वो डायरेक्टली पेनिट्रेट कर जाएगा। अब यहाँ पे याद रखना है कि हमारे पास जो 90% इंजरीज होती है ना, मतलब रीनल ट्रोमा की, ठीक है, रीनल ट्रोमा की जो 90% इंजरीज होती है या उसकी जो काज होती है ना, वो बेसिकली आपके पास ब्लंट ट्रोमा होता है। मतलब 90% केसेस के अंदर या तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा, या आपने याद रखना है, या फिर आपके पास कोई ब्लंट ट्रोमा होगा। ये बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए कि 90% जो काजेज है उसके अंदर ब्लंट ट्रोमा होता है। वो आपका गिरने से हो सकता है, वो आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हो सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी की जो 10% इंजरीज है, वो पेनिट्रेटिंग होती है कि किसी ना किसी ने जो है ना वो चाकू मार दिया है, या फिर आपको डायरेक्टली जो है ना वो मतलब शूट की है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज याद रखिएगा, अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि मरीज को इंजरी कैसे हुई थी। जब हमारे पास मरीज आते हैं ना, तो हम पूछते होते हैं कि यार इसको कैसे मसला बना है, क्योंकि आपने इसकी बेस पे मैनेज करना है। जो ब्लंट ट्रोमा होता है ना, 90% जो, मतलब जहां तक देखा जाए, ठीक है, ऑन एवरेज बात की जाए, तो वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है। उसको आप हॉस्पिटल में आते हैं, उसका बीपी श्यूपी उसके वाइटल देखते हो, उसको थोड़ा रेस्ट कराते हो, मोस्टली पेशेंट इस तरह ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं। ये हम आगे पढ़ते हैं कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या है। बट याद रखो, ब्लंट ट्रोमास कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हो जाते हैं। बट पेनिट्रेटिंग जो होते हैं ना, क्योंकि देखो इसमें तो एक चीज पेट को पेनिट्रेट कर गई है ना, तो उसके लिए तो हमने सर्जरी करके देखना है। लेट्स सपोज अगर एक पेशेंट को गोली लगी है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपके पास आया है, आपने बस सुपरफिशियल देखा और घर भेज दिया। आप क्या करते हो, पूरा फिर एब्डोमेन को एक्सप्लोर करते हो, यार कहीं पे गोली अंदर तो नहीं रहेगी, ठीक है, किसी और ऑर्गन तो डैमेज तो नहीं किया। ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो याद रखना है। ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद आता है ये जो रीनल ट्रोमा, इसकी स्टेजेस कितनी। अब आपकी जो वहाब डोगर की बुक है, उसके अंदर उन्होंने कोई पिक्चर तो नहीं बनाई हुई, बट मैंने यहाँ भी कोशिश किया कि भाई डायग्राम आपको समझाया जाए। तो देखिए, फर्स्ट स्टेज है कि ये लेट्स सपोज आपके पास किडनी है, ठीक है, दिस इज द किडनी। और किडनी के बाद ये कैप्सूल है। बाज दफा क्या होता है, आपकी किडनी का जो ना वो ट्रोमा होता है, और ट्रोमा की वजह से आपकी किडनी के ऊपर कोई खराश नहीं आती, उसको लेसिरेशन बोलते होते हैं। लेकिन होता यह है कि ब्लड वेसल के रप्चर होने से ना, थोड़ा बहुत ब्लड आपकी ये कैप्सूल की तरफ जाके इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको बोलते होते हैं कैप्सुलर हीमाटोमा, ठीक है, सब कैप्सुलर हीमाटोमा। कि ये आपकी कैप्सूल के नीचे थोड़ा सा ब्लड इकट्ठा हो गया, ये स्टेज 1 होती है। स्टेज 1 के अंदर कंट्यूजन होता है, मतलब थोड़ा सा मसला बनता है, लेकिन कोई खराश वगैरह नहीं आती, किडनी के ऊपर कोई लेसरेशन नहीं आती। उसकी वजह से आपको यहाँ भी हिमाटोमा मिलता है। अच्छा, उसके बाद टाइप 2 स्टेज क्या है कि किडनी की इंजरी हुई। इंजरी इतनी ज्यादा हुई है कि जो आपके पास किडनी थी ना, उसके ऊपर खराश आ गई है। वो जो खराश है ना, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो लेस देन 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये इस तरह बताया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या स्टेज 2 है। स्टेज 3 में क्या होगा, किडनी की इंजरी होगी, लेकिन जो खराश है ना वो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होगी। ये आपको पता होना चाहिए। अब जो स्टेज 4 है,
स्टेज 4 में क्या होता है कि किडनी की जो लेसिरेशन होगी वो भी 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, ये आपने याद रखना है। और उस साथ में जो इंजरी होगी ना वो किडनी के कलेक्टिंग सिस्टम को डैमेज करेगी, जो आपके कैलिक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको डैमेज करेगी। ये स्टेज 4 होता है। तो मतलब यहाँ पे डैमेज यहाँ तक आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको कलेक्टिंग सिस्टम है। अच्छा, उसके बाद स्टेज 5 में क्या होता है कि ये डैमेज आगे बढ़ जाता है, वो आपके हाइलम को इन्वॉल्व करते हैं। तो अगर डैमेज किडनी के हाइलम को जाके मतलब अफेक्ट करे तो वो स्टेज 5 होता है। और यहाँ पे एक एमसीक्यूज भी है, आप लोगों ने याद रखना है। हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी होती है ना, वो बेसिकली अटैच, मतलब किडनी हमारी बॉडी के अंदर अटैच कौन से पार्ट से होती है? अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हमारी बॉडी के अंदर किडनी का कौन सा पार्ट है जो अटैच होता है, जिसने किडनी को होल्ड किया होता है, वो हाइलम होता है। ये बस इतना बस याद रख लो। सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ किडनी ट्रॉमा जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्लिनिकल फीचर, मरीज को क्या सिम्टम आएंगे? मरीज को भाई फ्लैंक पेन होगा, मरीज को ब्रूजिंग होगी जिसको आप लोग नील बोलते हो, नील पड़ जाएंगे। हिमाचोरिया मतलब मरीज के यूरिन के अंदर ब्लड आएगा। ब्लड क्यों आएगा? जारी बात है, वहां पे छोटी मोटी वेसल का ट्रोमा हुआ होगा, ठीक है, जिस कंटिन्यू नहीं होगी, जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है। और अगर ब्लड ज्यादा आएगा तो बीपी कम हो सकता है, हार्ट रेट ज्यादा, वही आप लोगों ने पढ़ा है कि पेशेंट जो है ना हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली आप लोगों ने इसमें जो है ना वो पॉइंट याद रखने। फिर उसके बाद ये जो यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा होता है, बाज दफा ये हमें नेकेड आई से भी नजर आ जाता है, बाज दफा ये हमें नेकेड आई से नजर नहीं आता, उसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखते होते हैं। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद डायग्नोसिस है। अब देखो, एक चीज याद रखिएगा, वो हार्ट डॉगर सर्जरी के अंदर जो आपको एग्जाम में चीजें आनी है ना, वो ये मैनेजमेंट आती है। डायग्नोसिस और मैनेजमेंट, बेशक ऊपर वाली चीजें आप कम जो है ना वो अच्छे से करो, लेकिन डायग्नोसिस मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करनी। और स्टेजिंग, ठीक है, या कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो गया, उसका मेथड क्या है, उसका नेम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अल्ट्रासाउंड करते होते हैं, ठीक है। ये अल्ट्रासाउंड आपको बताएगा कि मरीज को जो है वो कैप्सूल के नीचे हीमाटोमा तो नहीं है, कोई पेरिटोनियम के पीछे तो आपके पास कहीं ब्लड तो नहीं इकट्ठा होगा, जिसको रेट्रोपेरिटोनियल बोलते होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड पे आपको दो चीजें पता लग सकती हैं, सब कैप्सुलर हीमाटोमा और रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर उसके बाद है, आप सीटी स्कैन भी कर सकते हो। ये कह लो कि किस तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। मतलब ज्यादातर हम लोग, हमारे पास जब भी मरीज आता है हम फौरन से अल्ट्रा करते हैं। अल्ट्रा के बाद हमने अगर डिटेल एनाटॉमी देखनी है कि यार इंजरी कहाँ पे हुई है, थोड़ा डीप जाना है, तो सिटी स्कैन होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिटी स्कैन आपके पास मतलब बताएगा कि आपकी किडनी की इंजरी कितनी है, ठीक है। उसके बाद ये आपको कि ग्रेडिंग भी बता सकता है, ये किस ग्रेड की जो है ना वो इंजरी है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये हमेशा उस पेशेंट में करनी है जो हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो। दिस इज द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, कि आपने हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट में नहीं करना, ठीक है। तो मरीज अगर स्टेबल है, उसके वाइटल ठीक से, फिर उसको सिटी के लिए भेजो, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, ठीक है। डेट्स वाई आपने ये सिटी स्कैन करना और ये विद कंट्रास्ट करना है, ये आपको बताना चाहिए। फिर उसके बाद है वन शॉट आईवी, ठीक है। अब ये क्या होता है बेसिकली, आपका ये इंट्रावीनस जो है ना वो यूरिथ्रोग्राम होता है, ठीक है। यूरोग्राम इसको बोलते होते हैं अक्सर। तो इंट्रावीनस आपने यूरोग्राम करना है। अब ये क्या होता है, देखो यार बहुत ही सिंपल है कि बेसिकली सबसे पहला पॉइंट याद रखो, ये हम उन पेशेंट में करते हैं जो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक मरीज है, उसकी एक किडनी जो है ना वो स्टेज 5 की इंजरी है, दूसरी किडनी का मुझे स्टेटस नहीं पता, नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या आप इसकी किडनी को निकाल दोगे? भाई हम इसकी किडनी को तब तक नहीं निकालेंगे जब तक हमें दूसरी किडनी का फंक्शन का पता ना चले। क्योंकि देखो ना, अगर एक मरीज, उसकी एक किडनी तो वैसे ही खत्म हो गई है डैमेज से, दूसरी किडनी में अगर उसकी काम नहीं कर रही होगी तो वो तो मसला बनेगा। डेट्स वाई हम लोग ये वन शॉट आईवीयू जो होता है, इंट्रावेनस यूरोग्राम, ये करते होते हैं कंट्रालैटरल किडनी के फंक्शन को देखने के लिए, बिफोर रिमूविंग दिस किडनी। मतलब जब आपने इस मरीज की नेफ्रेक्टमी करनी है, तो उससे पहले आप कंट्रालैटरल किडनी का फंक्शन देखना चाहते हो, उसके लिए आपने ये जो है ना वो इंट्रावेनस यूरोग्राम करना है। इसमें होता क्या है कि मरीज को आईवी हम लोग जो है ना वो यूरोग्राफिन देते हैं। ये बेसिकली इसके अंदर आयोडीन होता है, ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगा। और बेसिकली जहाँ पे इंजरी होगी वहां वाला एरिया आपको फिर एक्सरे के ऊपर ब्राइट नजर आएगा, ठीक है, जिसको यूरोग्राफिन, यूरोग्राफिन बेसिकली एक्सरे को आप लोग बोलते हैं ना, किडनी का आप एक्सरे करोगे उसको ग्राफिन बोलेंगे। तो इसमें सिंपल याद रखो कि मरीज को आपने क्या करना है, आपने मरीज को यूरोग्राफिन देना है 2 ml/kg, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, मरीज का एक्सरे करना है, ठीक है। एक्सरे करोगे तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि कहाँ पे जो है ना वो एरिया ब्राइट है, जहाँ पे ब्राइट होगा वहां पे इंजरी होगी। और ये एक्सरे आपने यूरोग्राफिन के 10 मिनट बाद करना है, आफ्टर 10 मिनट।
ठीक है, फिर उसके बाद आप ब्लड कल्चर कर सकते हो इन्फेक्शन को देखने के लिए। रीनल फंक्शन टेस्ट में वही आप मरीज का जो आरएफटी, यूरिया, नाइट्रोजन, क्रेटिनिन वगैरह को भी चेक कर सकते हो। तो ये बेसिकली जो है ना वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि पेशेंट हीमोडायनेमिकल स्टेबल है तो सीटी कर सकते हो, अगर अनस्टेबल है तो आपने आईवीयू को पिक करना है। अच्छा जी, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ। ट्रीटमेंट थोड़ी सी लंबी होगी बट इंशाल्लाह ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो, ट्रीट करने से पहले हमने मरीज को देखना है कि यार ये मरीज स्टेबल है या नहीं। देखो ना, अगर मेरे पास कोई मरीज आता है ट्रोमा का, तो सबसे पहले मैं उसके वाइटल देखता हूँ, उसका रेस्पिरेटरी रेट देखता हूँ, उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन देखूंगा। अगर तो ये चीजें नॉर्मल है तो मैं कहूंगा दिस पेशेंट इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल। तो सबसे पहले डिसाइड करना है कि मरीज स्टेबल है या अनस्टेबल। अगर हीमोडायनेमिकली स्टेबल है ना, तो आपने क्या करना है, मरीज को आपने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है। हीमोडायनेमिकली जो स्टेबल मैनेजमेंट होती है ना, देखो उसमें आप मरीज को इजीली, आप मरीज का सीटी स्कैन कर सकते हो, देखो कहाँ पे इंजरी है। फिर अगर सीटी स्कैन अवेलेबल अवेलेबल नहीं है तो आप आईवीयू भी कर सकते हो। ठीक है, देखो याद ये रखो कि अगर स्टेबल है पेशेंट तो उसमें सीटी स्कैन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप आईवीयू कर सकते हो, कंट्रालैटरल किडनी को देखने के लिए, या दूसरे ऑर्गन्स की इंजरी को देखने के लिए कि या ट्रोमा के अंदर कोई दूसरा ऑर्गन तो नहीं डैमेज हो गया, या दूसरी किडनी इंटेक्ट है या नहीं, नॉर्मल है या नहीं, ये आपको बताना चाहिए। देखो, अगर एक पेशेंट आपके पास हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, ठीक है, लेकिन यार मसला ये आ रहा है कि उसका ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, हिमोचूरिया बहुत ज्यादा हो रहा है, उसका हीमाटोमा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो अब इस पेशेंट के अंदर फिर आप सर्जरी कर दोगे। आपने ये नहीं वेट करना कि यार ये स्टेबल है तो मैं इसको जो है ना वो इसी तरह मैनेज करूंगा। तो बाज दफा अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप इन्वेस्टिगेशन करो, सीटी करो, आईवीयू करो, आप दूसरे ऑर्गन्स को देखो। लेकिन अगर मरीज का स्टेटस खराब हो रहा है, ठीक है, हीमाटोमा बढ़ रहा है, पल्सटाइल है, पल्सटाइल का मतलब होता है कि जहाँ पे ब्लड इकट्ठा हुआ है ना उसके अंदर आपको पल्स मतलब फील होगी, उसको पल्सटाइल हीमाटोमा बोलते होते हैं। ये आपने याद रखना है। तो इस केस में फिर आपने मरीज की सर्जरी करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगर मरीज हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर मरीज स्टेबल है तो फर्स्ट आप इन्वेस्टिगेट करो, सीटी करो या आईवीयू करो, इन दोनों में से एक करना होता है। अगर सीटी अवेलेबल नहीं है तो आईवीयू कर लो, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि दूसरे ऑर्गन इंजर्ड है या नहीं। अच्छा, उसके बाद आपने देखा कि मरीज जो है ना वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, दूसरे ऑर्गन भी इंजर्ड नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करनी है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का मतलब होता है मरीज को वार्ड में एडमिट करो, मरीज की रेस्ट कराओ, ठीक है, उसके वाइटल चेक करो, इसको आईवी फ्लूइड दो, इसको पेन किलर दो, ठीक है, इसका ब्लड क्रॉस मैच करो अगर इसको ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ती है। सो ऑल दीज आर कॉल्ड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। क्या आपने मरीज को मतलब इंजरी हुई थी, वो हॉस्पिटल आया, आपने आपके पास हॉस्पिटल आया तो आपने सीटी किया या अल्ट्रा किया, आपको पता चला कि इंजरी थोड़ी माइनर है, ठीक है, तो पेशेंट भी स्टेबल है, तो आप फिर उसको बेड रेस्ट कराओगे, आईवी फ्लूइड दोगे, उसके वाइटल चेक करोगे। वाइटल जब भी आ जाए ना तो आप लोगों ने ब्लड प्रेशर, ठीक है, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट, इन चार चीजों को नहीं बोलना, ठीक है, ये चार चीजें आप लोगों ने लाजमी काउंट करनी होती हैं वाइटल्स के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट फिर मैंने आपको बताया कि अगर हीमाटोमा बढ़ रहा है, ठीक है, यूरिन के अंदर ब्लड बढ़ रहा है, तो फिर आप सर्जरी कर सकते हो। इवन पेशेंट स्टेबल भी है तो फिर आप सर्जरी कर लोगे। अच्छा, उसके बाद चलते हैं, अगर मरीज आई अनस्टेबल है, तो देखो ना, अगर अनस्टेबल मरीज हो तो मुझे ये बताओ कि अगर आप उसको सीटी के लिए भेजोगे तो वैसे ही मर जाएगा। तो हम लोगों ने अनस्टेबल पेशेंट्स को जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए नहीं भेजना, बाद में कर लेंगे, ठीक है। आप इसमें फास्ट स्कैन कर सकते हो, उससे आपको फौरन पता चल जाएगा। बाकी आप मरीज की सर्जरी करो। देखो, लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये किडनी है, अगर किडनी का लेट्स सपोज इतना पार्ट इंजर्ड, अगर मैं इसको रिमूव करूंगा तो ये पार्शियल नेफ्रेक्टमी है, अगर मैं पूरी किडनी को रिमूव कर दूंगा तो ये कंप्लीट नेफ्रेक्टमी होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो सर्जरी में हम लोग क्या करते होते हैं, देखो यार, मरीज का लेट्स सपोज ना ये सेंटर वाली लाइन होती है, ठीक है, आपके जो रेक्टस मसल वाली लाइन है इसको मिड लाइन भी बोलते होते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कट लगा के इस पार्ट, दोनों पार्ट्स को अलहदा कर देना है, इसको बोलते हैं मिड लाइन लेप्रोक्टमी। लेप्रोक्टमी, ठीक है, लेप्रोटोमी सॉरी। क्या आपने मिड लाइन इंसिजन दी है, उसके बाद पेट को ओपन किया है, पेट को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, दोनों किडनीज को देखना है और साथ वाले ऑर्गन्स को देखना है, स्प्लीन, लीवर, पेंक्रियास, कहीं उनकी भी तो इंजरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था आप आईवीयू दो, क्योंकि ये अनस्टेबल पेशेंट में देंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि जो सराउंडिंग ऑर्गन्स हैं वो भी ठीक है, ठीक है, मरीज के किसी दूसरे ऑर्गन को इंजरी नहीं है। फिर उसके बाद अगर आपको पता चलता है कि यार इसकी तो एक पार्ट का मसला है, तो आप उस उतने पार्ट को रिमूव कर दो, वो पार्शियल होगा। अगर आपको पता चलता है कि इसकी पूरी किडनी की मतलब रिमूवल होना है तो वो जो है ना वो आपके पास कंप्लीट नेफ्रेक्टमी होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो मरीज की ट्रीटमेंट से पहले आपने देखने कि मरीज की जो इंजरी कितनी है, ठीक है, क्योंकि अगर देखो ना, आपने मतलब लेट्स सपोज
मरीज का पेट ओपन किया और उसमें आपको पता चला है कि किडनी जो टीयर है, मतलब जो खराश है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर है। आप बजाय कि पूरी किडनी को निकालो, आप इसको स्यूचर के साथ बंद कर दो। तो जो छोटे मतलब टीयर्स होती हैं, खराशी होती हैं, उनको स्यूचर के साथ ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर हाफ किडनी हो या पूरी किडनी का मसला हो तो फिर हम रिमूव करते होते हैं, स्पेशली ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के अंदर। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के अंदर आपने नेफ्रेक्टमी करनी होती है, या तो पार्शियल या कंप्लीट। ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर इसी तरह लेट्स सपोज अगर एक मरीज है, मतलब देखो ना, अगर एक पेशेंट है, उसकी एक किडनी तो डैमेज की वजह से खत्म हो गई है, दूसरी किडनी भी उसकी काम नहीं करती। तो जब उसकी दूसरी किडनी काम नहीं ना करती, आपने जो किडनी इंजर्ड हुई इसको निकालना नहीं है भाई, इसको अब फ्यूचर लगा के ठीक करो किसी ना किसी तरह, क्योंकि ऑलरेडी ऑपोजिट किडनी भी काम नहीं कर रही। तो पेशेंट तो वैसे डाई हो जाएगा, ठीक है, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो जहरी बात, आपको पता है ना, अगर दोनों किडनी निकाल दोगे तो इसकी भी कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है। आपका यूरिया नाइट्रोजन इकट्ठा हो जाएगा बॉडी के अंदर, वो डैमेज करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। बेसिकली सर्जिकल मैनेजमेंट में याद रखो, अगर बीपी स्टेबल है, हार्ट रेट ठीक है, वाइटल पल्स ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट ठीक है, आप मरीज को हॉस्पिटल एडमिट करो, वार्ड में फ्लूइड दो, कंटिन्यूस वाइटल मॉनिटर करते रहो, एनाल्जेसिक दो, बस ये करना है। दिस इज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अच्छा, अगर मरीज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर रहे थे, मरीज स्टेबल भी है, लेकिन हिमाटोमा बढ़ है, ठीक है, ब्लड ज्यादा हो रहा है, तो फिर आप सर्जरी कर लो। सर्जरी में क्या करना है, एक सेंटर में इंसिजन देनी, जिसको मिड लाइन लेप्रोटोमी बोलेंगे। उसके बाद आपने पेट को ओपन करना है, एक्सप्लोर करना है दूसरे ऑर्गन्स को। फिर देखना है कि अगर ट्रोमा लेस देन 1 सेंटीमीटर हो तो उसको स्यूचर के साथ बंद कर दो। अगर आपके पास ग्रेड 3 ग्रेड 4 है तो उसमें आपने जो पार्ट इंजर्ड है उसको निकाल दो, उसको पार्शियल बोलेंगे, अदरवाइज पूरी निकाल दो। तो ये मैंने फास्ट आपको रिव्यू दिया है, इससे ज्यादा आपको एग्जाम के अंदर नहीं तंग करेंगे। बस इसको आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है इंशाल्लाह। बाकी नेक्स्ट टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे।